नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, जिनको भी प्राचीन इतिहास को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से समझना हो, भारत का नाम क्या अर्थ भी समझना हो या भारत के नाम की शुरुआत को भी समझना हो दोस्तों, तो उन सभी छात्रों के लिए ये पूरी सीरीज सबसे ज्यादा अहम हो सकती है। क्योंकि प्राचीन इतिहास की अगर दोस्तों हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत यहीं से होती है। कहां से? आज के इस टॉपिक से शुरुआत होती है, भारतवर्ष की अवधारणा। जो आज हमारा टॉपिक है कि भारतवर्ष की अवधारणा क्या है या इसके पर्यायों की शाश्वतता क्या है, अर्थात कि भारत के जो अन्य नाम है उन अन्य नामों की क्या वास्तविकता है, उस वास्तविकता को दोस्तों हम आज के सेशन में जानेंगे। और प्राचीन इतिहास की शुरुआत आज आइडिया ऑफ भारत की सीरीज के रूप में आज से करने वाले हैं। एक बात ध्यान से सुने, जिन स्टूडेंट्स का, जिस बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के का सिलेबस आइडिया ऑफ भारत सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, और जिनका नहीं है लेकिन इतिहास आपको पढ़ना पड़ रहा है, फिर चाहे कोई सा भी इतिहास का पार्ट आपके सिलेबस में हो, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा। अभी प्रारंभ कर रहे हैं इसलिए, या पहला लेक्चर है इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस सेशन को कम से कम एक बार जरूर देखिएगा एंड तक, तो आपको इतिहास की एक नई लेवल समझ आएगी। इतिहास का चाहे कोई सा भी पार्ट आपको पढ़ने को मिल रहा हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, और अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये वाली सीरीज आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मत बनाइए नोट्स, मत पूरे ठीक से इसको पढ़िए, लेकिन एक बार सेशन को जरूर देख ले। इससे आपके ज्ञान में 100% वृद्धि होगी, 100% वृद्धि होगी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने आज के इस बेहतरीन सेशन की। चूंकि आज से ही हम इस सीरीज को सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि बीए फर्स्ट ईयर, विशेष बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, बाकी की प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट्स भी इसको हूबहू फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला लेक्चर होने जा रहा है और बीए फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग पहली यूनिट का पहला टॉपिक हम आज कवर करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की, और आप लोगों से विशेष रूप से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन में अगर आए हो तो अंतिम रूप तक बने रहें, सेशन के एंड तक बने रहें। उसके बाद देखिए कि जो मैं आपको जानकारी यहां प्रोवाइड कर रहा हूं वो किस लेवल की है। यकीन मानिए, देख लेना आप YouTube पर बहुत सारे सेशन आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, कई सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन वहां पर अगर आप में क्षमता है, आप इसकी क्षमता को चेक करने की, क्वालिटी को चेक करने की, लेवल को चेक करने की अगर आपके पास क्षमता है तो उसको चेक कर लीजिए कि किस लेवल का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, किस लेवल में आकर के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं टॉपिक को, वो जरा एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ कोई 10th या 12th वाले बच्चों को एक्सप्लेन करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं ये सोचकर के इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं कि आप लोग बीए और बीए के बाद में कुछ बेहतर एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, जस्ट लाइक यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी, ताकि आपको एनसीईआरटी की किस पुस्तकें आप आगे चल करके ना पढ़ना पड़े। और जिन्होंने हमारे कंप्लीट सेशन को फॉलो किया हो, चाहे फिर वो यूपीएससी का स्टूडेंट हो या स्टेट पीसीएस का, आपको एनसीईआरटी किताबें नहीं पढ़नी हो। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक होगा, इसमें देखिए 4 टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने को मिलेंगे, 4 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। पहला टॉपिक होगा आपको भारतवर्ष को समझना। शुरुआत ही कर रहे हैं, भारतवर्ष को समझना है ना, जिसमें आपको पढ़ना होगा कि भारत के जो पर्याय हैं, अर्थात कि भारत आज हम जिसे भारत के नाम से जानते हैं, इससे पहले इसके क्या क्या नाम रहे हैं, कौन कौन से भारत के नाम रहे हैं, तो उनमें कितनी शाश्वतता थी, है ना, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा सेकंड जो टॉपिक होगा हमारा होगा समय और अंतरिक्ष के अनुसार भारत की अवधारणा। या तीसरा टॉपिक होगा हमारा भारत की इतिहास दृष्टि, या कहें कि भारत का वास्तविक एक इतिहास, है ना। इसके अलावा भारतीय साहित्य का गौरव। ये 4 अहम टॉपिक आपकी फर्स्ट यूनिट में इंक्लूड किए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं फिर से आप लोगों से बोल रहा हूं, जिन दोस्तों का फर्स्ट ईयर नहीं है, जिनके सिलेबस में ये सब्जेक्ट नहीं है, उनको भी मेरे अनुसार देखना चाहिए,
क्योंकि शिक्षा कभी भी बेकार नहीं जाती है। और कारण क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए कि जो ज्ञान है ना वही आपकी वास्तविक शक्ति होती है। जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान है वही आपकी वास्तविक शक्ति है। पद और पैसे से मिला ज्ञान, पद और पैसे से मिली जो आपको प्रतिष्ठा होती है या जो शक्ति होती है वो क्षणिक होती है ना, हमेशा के लिए वो नहीं रहती। लेकिन ज्ञान से प्राप्त प्रतिष्ठा आपको आपके अहम लक्ष्य तक, आपको जो है आपके लक्ष्य की उपलब्धि वो करवा सकती है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान दीजिए शिक्षा पर और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। ज्ञान ही दोस्तों हमारी वास्तविक शक्ति होती है और उस ज्ञान से मिली जानकारी हमारी वास्तविक स्वतंत्रता होती है। फिर चाहे परिवार हो, समाज हो या संपूर्ण विश्व ही क्यों ना हो, प्रत्येक के विकास का या आगे बढ़ने का एकमात्र आधार होती है हमारी शिक्षा। इसलिए शिक्षा को अहम बनाइए, अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाइए शिक्षा को। शिक्षा देना और शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त भी कीजिए और जहां तक संभव हो शिक्षा प्रोवाइड भी कीजिए, प्रदान भी कीजिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बन सके। आइए दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और एक बात और, थोड़ा सा फर्स्ट सेशन है इसलिए एक बात मैं आप लोगों से और बोलना चाहता हूं। कभी कई सारी समस्याएं आप लोगों के साथ देखने को मुझे मिलती है। जब मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ता हूं तो पूरी कमेंट सेक्शन समस्याओं से ही भरा हुआ होता है। यार समझ नहीं आता इतनी नेगेटिविटी क्यों है आप लोगों में, इतने नेगेटिव क्यों होकर चलते हो, नेगेटिव होने की जरूरत क्या है। अरे आपके साथ आपके सबसे बड़ा साथी है, आपके पास में जितनी पुस्तक है ना उससे बड़ा साथी कोई हो ही नहीं सकता आपके जीवन में। पुस्तकें आपके पास है, ज्ञान के भंडार है आपके पास, उठाइए किताबों को। क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो, मोटिवेट होइए ना, किताबें है पर्याप्त आपके पास में। और आज डिजिटल लाइफ है यार, यूट्यूब खोलेंगे तो एक से एक दार्शनिक आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं आसानी से। तो क्यों ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हो आप लोग, ज्ञान प्राप्त करें, आगे बढ़े, शिक्षित बने, आगे बढ़े। और जब भी पढ़ने बैठो ना, जब भी पढ़ाई करने बैठो ना, तो ये सोच करके बैठा करो कि आज मेरा अंतिम दिन है पढ़ाई करने का, आज आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल एग्जाम है। और यकीन मानिए अगर इस सोच के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो आपकी तैयारी उस स्थान पर पहुंच जाएगी जिसकी आपने कभी आकांक्षा भी नहीं की होगी, आशा भी नहीं की होगी। और इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो फिर चाहे एग्जाम बीए का ही तो क्या यार, यूपीएससी ही क्यों ना हो, एग्जाम चाहे कितना भी बड़ा होगा आसानी से आप उसे क्रैक कर जाएंगे। इसलिए अपने आप में मोटिवेशन रखिए, मोटिवेट रहिए। 100% आप कर सकते हो। अगर आप यहां तक आ सकते हो तो आगे भी जा सकते हो। बस जरूरत है आपको करने की, हार नहीं माननी है बस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन की। आज का जो हमारा मेन कंसेप्ट जो होगा ना वो होगा, एक्चुअल में हमें अपने इंडिया को समझना है, हमें भारत को समझना है। और भारत को समझने से पहले इसके नाम को तो जरा समझ लें। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का नाम कैसे पड़ा, भारत, इंडिया, भारत। ये भारत एक्चुअल में नाम रखा कैसे गया, कैसे हुआ इसका नामकरण, आप में से कितने स्टूडेंट जानते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। इस सेशन को लेने से पहले तक कितने स्टूडेंट जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का नामकरण कैसे हुआ था, भारत का नाम, भारत कैसे नामकरण हुआ, ये कितने लोग जानते हैं बताइएगा जरूर मुझे, ठीक है ना। अगर कमेंट नहीं आए तो समझ के चलूंगा कि कोई नहीं जानता था, ठीक है ना। लेकिन चिंता ना करें, परेशान ना हो। आज के इस सीरीज के बाद में, सेशन के बाद में आप सभी को पता होगा कि भारत का नाम, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश को हम प्यारा भारत बोलते हैं, उसका नाम भारत एक्चुअल में कैसे पड़ा। क्लियर है। चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं और बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बिल्कुल स्टोरी की तरह समझेंगे, कहानी की तरह समझेंगे। आप लोगों को 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा सर आप बोर कर रहे हैं या बर्डन डल रहा है ऊपर, बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर, टेंशन मत लीजिए। इतिहास है, एंजॉय करते हुए पढ़िए। बस एक बार ये जरूर देख लीजिएगा कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। आज हम देखने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे भारतवर्ष की अवधारणा, भारतवर्ष की अवधारणा, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा हमारा वो होगा भारत का नामकरण, कि भारत का नाम भारत ही क्यों रखा गया है।
जिसे आप अवधारणा में बेहतर तरीके से समझ जाओगे। सेकंड पॉइंट पर आते आते आपको वो कहानी पूरी रटा चुकी होगी, बस वहां पर मैं आपको कंटेंट दूंगा कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है ना। वो तीसरा जो अंतिम पॉइंट होगा वो होगा हमारा भारत के पर्याय और इन पर्यायों की शाश्वतता। तो दोस्तों शुरू हो जाइए, रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए इन तीनों ही टॉपिकों को बेहतर और कहानी के रूप में समझने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के बेहतरीन सब्जेक्ट के बेहतरीन टॉपिक की। शुरू करें उससे पहले जो आप लोगों को ये छोटा सा टेबल दिख रहा है ना, 1 मिनट के लिए मैं चेक कर लेता हूं, है ना। 1 सेकेंड दोस्तों, शुरुआत ही ऐसे करनी है कि आपको पूरी कहानी में कहीं से कहीं तक कोई डाउट ना रहे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कहानी में। यार मेरे पीछे आ रहा है ये, ठीक है, इट्स ओके। बस अब ध्यान से सुनते चलिएगा, कुछ भी रटने की आपको जरूरत नहीं है और कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में ही बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको सटीक नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, पूरे क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और इससे छोटा कंटेंट करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है और लेंदी कंटेंट होगा नहीं, ये आप मुझे अच्छे से जानते हैं। आइए दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार की थी। अगर हम अभी से कई हजार साल पहले की अगर हम बात करें तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भारत का वर्णन मिलता है और ये वर्णन की एक पूरी प्रक्रिया, एक पूरी चेन हमें प्राप्त होती है। किसमें? श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में। क्या है वर्णन में, क्या मिला है? तो वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि सृष्टि की रचना जो ब्रह्मा जी ने की थी, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की और सृष्टि की रचना करने के बाद में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को यह कार्य सौंप दिया। इस पृथ्वी के संचालन का कार्य किसको सौंप दिया? स्वयंभू मनु को। तो ये क्या वास्तविक पुत्र थे ब्रह्मा जी के? जी हां, वास्तविक थे, परंतु ये मानस पुत्र थे। कौन थे? मानस पुत्र थे। एक एक शब्द का अर्थ आपको यहां पर मैं बताते चलूंगा जिससे आपकी कंफ्यूजन खत्म होती चले, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु जो थे ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो मन से उत्पन्न हुआ हो, जो मन से उत्पन्न हुआ हो, उन्होंने सोचा और पुत्र उत्पन्न हो गया, तो उनको इन्होंने सृष्टि के संचालन का कार्यभार सौंप दिया। ठीक है, आगे कहानी बढ़ती है, आगे कहानी बढ़ती है। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे। उन 2 पुत्रों में से एक का नाम था प्रियव्रत। क्या नाम था दोस्तों? प्रियव्रत। याद रखेंगे आप लोग, एक का नाम था प्रियव्रत और इन प्रियव्रत के भी आगे चल करके 10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए दोस्तों? 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्रों में से 3 पुत्र तो विरक्त निकले। विरक्त का मतलब समझते हैं ना आप लोग? विरक्त मतलब जिनको किसी का मोह ना हो, जिन्हें किसी की कोई आवश्यकता ना हो, बस वो ब्रह्म में लीन रहना चाहते हो, ईश्वर में लीन रहना चाहते, तो उनको हम विरक्त बोलेंगे। जो संसार से ही पूरी तरह से हट चुके हो, है ना, मोह माया का बंधन उनके ऊपर था ही नहीं। तो इस प्रकार से 3 पुत्र तो उनके विरक्त निकले, बचे 7 पुत्र। इन 7 पुत्रों को प्रियव्रत ने पृथ्वी के 7 भाग उनको सौंप दिए। पृथ्वी के 7 भाग किए अलग अलग, जिनको हम सप्तद्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सप्तद्वीप नाम से जानते हैं। 7 द्वीपों के रूप में पूरी पृथ्वी को 7 द्वीपों में अलग अलग बांटा और प्रत्येक 7 पुत्रों को, प्रत्येक पुत्र को एक द्वीप का कार्य सौंप दिया। इनमें से एक पुत्र थे प्रियव्रत के आग्निद्र। क्या नाम था दोस्तों? आग्निद्र। ये आग्निद्र ही वो पुत्र थे जिनको जम्बूद्वीप का शासन मिला या जम्बूद्वीप का कार्यभार मिला। अब आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर पृथ्वी के 7 हिस्से कर दिए, इसमें से जो जम्बूद्वीप था वो कौन सा द्वीप था? क्या भारत को ही जम्बूद्वीप कहा गया था कि जो भारत भूमि है क्या वही जम्बूद्वीप थी? तो दोस्तों आपके अंदर हो सकता है ये गलत धारणा पहले कभी प्रवेश कर चुकी हो, लेकिन आज जान लीजिए कि जम्बूद्वीप मात्र भारत नहीं है, मात्र भारत भूमि नहीं है, बल्कि जम्बूद्वीप उससे बड़ा क्षेत्र था। आइए मैं इस डाउट को यही क्लियर कर दूं ताकि आगे आपको समस्या ना आए, है ना, यह आपको समस्या ना आए। देखिए
इस स्लाइड में आप लोगों को दोस्तों देख पा रहे हैं, ये पूरा जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में मैंने पूरा कवर करने का प्रयास किया है। जम्बू द्वीप, इसमें पूरा विश्व दिखा, पूरे विश्व के जो 7 द्वीप थे, अलग अलग जो 7 द्वीप थे, सातों द्वीप इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। चूंकि बहुत पुराना मैप है, इसके अलावा कोई मैप मुझे गूगल पे मिला ही नहीं है ना, जहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता अलग अलग द्वीपों के रूप में। लेकिन कोशिश की मैंने, ये मैप मिला मुझे जहां पर जम्बू द्वीप आपको एकदम क्लियर नजर आ रहा है। मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि सप्तद्वीप, जहां 7 द्वीपों में बांटा था पूरी पृथ्वी को। सप्तद्वीप में कौन कौन थे दोस्तों, आप नाम देख पा रहे हैं यहां पर। सबसे पहले जम्बू द्वीप, उसके बाद में प्लाक्षद्वीप, कुशद्वीप, शकद्वीप, क्रौंच, शाल्मली द्वीप और पुष्कर द्वीप। सातों द्वीप के अगर नाम याद हो जाए तो आपको बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी हो पाए तो मत परेशान होइएगा, एक जम्बू द्वीप मात्र आप याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर याद हो जाए सातों द्वीप, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, अगर याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि प्राचीन वर्ड है ना, इसलिए मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूं आप लोगों पर, ज्यादा दबाव नहीं डाल रहा हूं। लेकिन जम्बू द्वीप तो आपको 100% याद रहेगा, क्योंकि आपने कई बार इस द्वीप का नाम सुना है। जम्बू द्वीप जो है दोस्तों, ये मात्र भारत भूमि, देखिए ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत, और इसमें नालायक भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है ना। तो ये भारत भूमि हमारी, ये भारत भूमि है, ये हमारी भारत भूमि। लेकिन इसके अलावा भी अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जितना जहां जहां पर भी आपको ये जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है, ये पूरा क्षेत्र जम्बू द्वीप कहलाता था। अब इस जम्बू द्वीप में हमारी सीमा से जितने भी देश लगे हुए हैं, ये सब जम्बू द्वीप में आते थे। इसके अलावा चीन का पूरा हिस्सा जम्बू द्वीप में आता था, थोड़ा सा हिस्सा बस बाहर जा रहा है उसका, बाकी पूरा चीन जम्बू द्वीप में था। आधा रूस भी जम्बू द्वीप में था। यहां तक कि खाड़ी देश, जितने भी खाड़ी देश है वो सब जम्बू द्वीप में आते थे। इसके अलावा यूरोप का भी काफी सारा हिस्सा जो है जम्बू द्वीप में आता था, ठीक है ना। ये जो आप पूरा ग्रीन कलर जो देख पा रहे हैं, ये पूरा जम्बू द्वीप कहलाता था, ये पूरा जम्बू द्वीप था, ठीक है ना। चलिए, इतनी कहानी समझ आए ना। चलिए अब वापस रिटर्न चलते हैं हम, वापस हमारी उसी स्लाइड पर। देखिए, तो आग्नेय को जम्बू द्वीप का शासन प्राप्त हुआ। अब आग्नेय भी जो है जैसे वृद्ध हुए, वृद्ध होने के बाद में जो है इन्होंने भी अपने पुत्र को जम्बू द्वीप का शासन, जम्बू द्वीप के अंतर्गत दोस्तों अपने जो उनके जो पुत्र थे, उन पुत्रों में से नाभि को हिमवर्ष की भूमि सौंपी। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को पूरी दुनिया सौंपी। स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत को पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी सौंपी। प्रियव्रत के 10 पुत्र में से 7 पुत्रों को उन्होंने 7 अलग अलग भागों में पूरी पृथ्वी को करके 7 अलग अलग भाग सौंप दिए। उसके बाद में आग्नेय के पास में, प्रियव्रत के पुत्र आग्नेय, उनके पास में जम्बू द्वीप का हिस्सा आया। आग्नेय के जो पुत्र थे उनमें से एक पुत्र के पास हिस्सा कौन सा आता है, हिमवर्ष का। और जी हां दोस्तों, यही हिमवर्ष हमारी भारत भूमि थी, अखंड भारत जिसे हम बोलते हैं। याद रखिएगा, आज का वर्तमान भारत नहीं, अखंड भारत जो था वो उसे हम हिमवर्ष के नाम से जानते थे। किसके पास में आया था, सबसे पहले नाभि के पास में। नाभि के पुत्र हुए ऋषभ, और इन ऋषभ के 100 पुत्र थे। कितने थे दोस्तों, 100 पुत्र थे। और इन 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे, वही उनका नाम था दोस्तों, क्या नाम था उनका, भरत। क्या नाम था दोस्तों, भरत, ठीक है ना। तो ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र क्या नाम था, भरत। और इन्हीं भरत के नाम पर ही भारत को हिमवर्ष से भारतवर्ष बोले जाने लगा। क्लियर है। तो ये है हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं के या श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के आधार पर भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा था। आइए अब थोड़ा सा हम इसको विस्तार से पढ़ लें, जिससे कि आप किसी कंटेंट को भूले नहीं। एक शॉर्ट कहानी समझ आए ना आप लोगों को। अभी शॉर्ट के बाद में आप थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कंटेंट की कोई कमी महसूस ना हो, कंटेंट का कोई अभाव ना महसूस हो कि सर आपने तो समझा कर निकल लिए, अब लिखना क्या है, लिखे कैसे, है ना। कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो कंटेंट भी आप अच्छे से जानते हैं मुझे, कंटेंट में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। आपको एग्जाम इससे बाहर तो अब क्या जाओगे, जरूरत ही नहीं है। आइए
दोस्तों कंटेंट के द्वारा अब थोड़ा सा इसी कहानी को जो मैंने शॉर्ट में बताया ना, अब इस कहानी में हम पुट करेंगे जिससे कि ये आपको और आसानी से समझ आएगा। संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है दोस्तों जहां पर मानव सभ्यता का सबसे पहले विकास माना जाता है। देखिए, अरे क्यों गर्व करें हम किसी और संस्कृति पर, जबकि इतनी महान सभ्यता हमारे पास है, इतनी महान संस्कृति हमारे पास है। दुनिया सिखाती हमें लेडीज फर्स्ट का नारा। अरे हम तो संस्कृति में लेकर बैठे हुए हैं लेडीज फर्स्ट। किसी भी भगवान का नाम लेंगे तो पहले सीताराम आता है, लेडीज फर्स्ट है ना, राधे श्याम लेडीज फर्स्ट। किसी भगवान का नाम लेंगे, गौरी शंकर, किसी का नाम लेंगे तो आपको आगे देवी का नाम देखने को मिलेगा। ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है और दुनिया हमको सिखाती है लेडीज फर्स्ट, है ना। समझिए, थोड़े जागिए, जरूरत है जागने की। तो दोस्तों पूरे विश्व में अगर हम मानव सभ्यता की बात करें ना, तो भारत ही एक ऐसा मात्र राष्ट्र था जहां पर मानव सभ्यता का सबसे पहले विकास हुआ। और इसी कारण से भारत को एक सनातन राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। किस रूप में? भारत को एक सनातन राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में, जैसा मैंने आपको बताया, भारत की स्थापना का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। और भारत के दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के बाद, जब सृष्टि की पूरी उत्पत्ति हो चुकी थी, उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र स्वयंभू मनु को यह व्यवस्था संभालने के लिए चुना और उनको यह व्यवस्था दी। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, उनका नाम था, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। क्या नाम था? उत्तानपाद। बस यहां पर आपको थोड़े से नाम ही परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी आपने अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को समझने का आपने कभी कष्ट नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी पीड़ा आपको अब यहां पर ये नाम सुनने में हो सकती है ना। शुरू से आपने पढ़ाई पर कभी फोकस नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब दे लीजिए, अभी भी वक्त है। जैसा प्रारंभ में बताया था मैंने, विकास का एकमात्र आधार सिर्फ शिक्षा है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है दोस्त, सब वीरान है। शिक्षित बनी है और शिक्षित करिए। चलिए, तो यहां तक की कहानी आपको क्लियर है दोस्तों। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, क्या नाम था उनका? स्वयंभू मनु। और इनके 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। क्या नाम था? प्रियव्रत और उत्तानपाद। क्लियर है? तो उत्तानपाद जो थे, ये आपने नाम सुना होगा भक्त ध्रुव का। भक्त ध्रुव का नाम सुना होगा, उनके पिता थे उत्तानपाद। जो दूसरे पुत्र थे इनके प्रियव्रत, इन प्रियव्रत के 10 पुत्र थे। 10 में से 3 पुत्र बचपन से ही विरक्त थे, बचपन से ही विरक्त थे। ठीक है ना, विरक्त का अर्थ मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। अतः प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 भागों में बांट करके, 7 कौन कौन से भाग थे दोस्तों? मैंने 7 भागों के नाम आपको बताए थे आगे चल करके, और मैं वापस से रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों का। ठीक है ना, तो प्रियव्रत ने पृथ्वी के को 7 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग अपने एक एक पुत्र को सौंप दिया। प्रत्येक भाग अपने एक एक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं में से एक पुत्र का नाम था आग्नेत्र। क्या नाम था? आग्नेत्र। और इन्हीं आग्नेत्र को ही जम्बू द्वीप का शासन कार्य प्राप्त हुआ। जम्बू द्वीप का शासन कार्य प्राप्त हुआ। क्लियर है? आग्नेत्र ने दोस्तों वृद्धावस्था में आकर के अपने 9 पुत्रों को जम्बू द्वीप के अलग अलग स्थानों का शासन कार्य सौंप दिया। देखिए, हम बढ़ रहे हैं भारत की ओर, इसलिए जो जो कहानी हम हमारे क्षेत्र से बाहर होती जा रही है उसको बाहर करते जा रहे हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के 7 भाग में से हमने किस द्वीप को उठाया? जम्बू द्वीप को उठाया, क्योंकि जम्बू द्वीप के अंदर पहुंचना है हमें। जम्बू द्वीप के भी कई भाग हुए, उनमें से भी एक भाग पर हम धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते हिमवर्ष पर पहुंचेंगे अंतिम रूप से। ठीक है ना। तो दोस्तों आग्नेत्र ने वृद्धावस्था में अपने, इनके आग्नेत्र के 9 पुत्र हुए थे। उन 9 पुत्रों को जम्बू द्वीप के 9 अलग अलग भाग किए और प्रत्येक पुत्र को एक एक भाग सौंप दिया। इन 9 पुत्रों में से सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था नाभि। क्या नाम था? नाभि। याद रखिएगा, तो नाभि, आग्नेत्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? नाभि। 9 पुत्रों में से एक पुत्र थे नाभि, जो सबसे बड़े थे। उन नाभि को ही
नाभि को जिस देश में आज आप रह रहे हो वो उस भूमि या कहें कि उस भाग पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। किसको? नाभि को, है ना। तो नाभि को ही हिमवर्ष का भूभाग प्राप्त हुआ। इन्होंने हिमवर्ष का नाम जो है अजनात से जोड़ करके उसका नाम अजनाभ वर्ष कर दिया। क्लियर है? नाभि ने जो कि आग्नेय के पुत्र थे, जिन्हें हिमवर्ष का शासन मिला, इन्होंने हिमवर्ष का नाम बदल करके, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, इन्होंने हिमवर्ष का नाम बदल करके क्या नाम कर दिया? अजनाभ वर्ष कर दिया। अजनाभ वर्ष क्या नाम कर दिया दोस्तों? अजनाभ वर्ष। तो हिमवर्ष सबसे पहला नाम क्या था भारत का? हिमवर्ष। उसके बाद अजनाभ वर्ष। क्लियर है? और यह हिमवर्ष या अजनाभ वर्ष ही प्राचीन भारत देश था। यहां तक की कहानी क्लियर हो पा रही ना आप लोगों को? चलिए, तो अजनाभ वर्ष तक हम पहुंच चुके हैं। अजनाभ वर्ष हमारे प्राचीन भारत का नाम था। क्लियर है? पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तद्वीप की अगर बात करें तो ये 7 द्वीपों के नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूं और यहां पर छोड़ा है। आप याद कर पाते हैं या नहीं कर पाते? करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, चलेगा काम आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम अजनाभ वर्ष तक पहुंच चुके हैं, राजा नाभि तक पहुंच चुके हैं। राजा नाभि के भी पुत्र थे जिनका नाम था ऋषभ। क्या नाम था दोस्तों? ऋषभ। ऋषभ देव के कितने? 100 पुत्र थे। ऋषभ देव के प्रत्येक राजा को याद रखने का एक रीजन है, उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ ऐसा घटनाएं घटित हुई है या फिर कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके आधार पर हम उनको याद रख सकते हैं, है ना। तो राजा नाभि जिन्होंने भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष का नाम बदल करके क्या किया था? अजनाभ वर्ष कर दिया था, है ना। इनके पुत्र ऋषभ थे, ऋषभ देव। इनके 100 पुत्र थे और इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे विद्वान या सबसे गुणवान जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। और यही नाम आपको अंतिम रूप से याद रखना है। क्लियर है? भरत किसके पुत्र? ऋषभ देव के। और ऋषभ देव किसके पुत्र थे? नाभि के। क्लियर है? तो अतः दोस्तों ऋषभ देव के बाद भरत अजनाभ वर्ष के राजा बने। भरत ही अजनाभ वर्ष के राजा बने। किसके बाद? ऋषभ देव के बाद में। और भरत के नाम से ही लोग उस अजनाभ वर्ष को, जो पहले जिसको नाभि ने हिमवर्ष से अजनाभ वर्ष किया था, अब भरत ने यहां कोई चेंजेस नहीं किया। भरत राजा बने, लेकिन लोग अब उसको भारत वर्ष के नाम से जानने लगे। उस देश को, भारत को भारत वर्ष के नाम से जानने लगे, अजनाभ वर्ष। धीरे धीरे अजनाभ वर्ष नाम जाता रहा और लोगों के स्मरण में भारत वर्ष आता रहा। इस प्रकार से भारत की शुरुआत भरत के नाम से पड़ती है, जो कि ऋषभ देव के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। क्लियर है? चलिए कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, भारत के प्राचीन साहित्य में भारत को 5 भागों में बांटे जाने का उल्लेख प्राप्त होता है हमें। भारत के प्राचीन साहित्यों में भारत को 5 भागों में बांटे जाने का हमें संकेत मिलता है या उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा सिंधु और गंगा के मध्य में सिंधु नदी, जो कि देखिए दोस्तों, सिंधु नदी आपने देखी होगी, सिंधु नदी का निर्गमन ऐसे होता है, ये सिंधु नदी ऐसे निकल कर जाती है। और गंगा नदी को आप देखते हैं, गंगा नदी ये इस प्रकार से आती है, लगभग यही। एक मिनट, पेन का कलर चेंज करते हैं। देखिए सिंधु नदी आप देख पा रहे हैं, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी इस प्रकार से, थोड़ा सा इधर उधर चलेगा ना, क्लियर है। और ये गंगा नदी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, ध्यान, अब आपको पूरा कंप्लीटली समझ आएगा। देखिए सिंधु और गंगा के बीच का जो क्षेत्र था ना, प्राचीन साहित्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंधु और गंगा के बीच का जो क्षेत्र था, ये पूरा आपका क्या कहलाया? मध्य प्रदेश कहलाया। वर्तमान का मध्य प्रदेश मत समझ लीजिएगा, वर्तमान का मध्य प्रदेश नहीं, प्राचीन मध्य प्रदेश की बात यहां हो रही है, ठीक है ना। और पंतजलि ने इसी भूभाग को, मध्य प्रदेश वाले भूभाग को क्या कहा? आर्यव्रत कहा था। स्मृति ग्रंथों में आर्यव्रत कहां से कहां तक था? हिमालय से। कहां पर है हिमालय? आपका पता है ना आप लोगों को, हिमालय कहां से कहां तक था दोस्तों?
लेजर हाइलाइटर, ये आपका हिमालय, यार कलर क्या है, चलेगा। हाँ देखिए ये हिमालय, ये कुछ इस प्रकार से, ये हिमालय आपका, ये हिमालय है ना, और ये विंध्याचल श्रेणी है, ये विंध्याचल श्रेणी है कुछ इस प्रकार से, लगभग ये मान लीजिए आप। ये इसके बीच का जो भाग है, ये बीच का जो भाग है दोस्तों, इसको आर्यव्रत कहा गया था। क्या कहा गया था? आर्यव्रत। किसमें? स्मृति ग्रंथों में, है ना। हिमालय और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच का जो क्षेत्र था उसे क्या कहा गया था? आर्यव्रत कहा गया। आर्यव्रत कहा गया था, मतलब आर्यों ने यहां निवास किया था। यहां तक की कहानी क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतवर्ष के 9 भेद है, फिर से पेन चेंज। भारतवर्ष के 9 भेद मत्स्य पुराण में, अगर हम मत्स्य पुराण की बात करें तो भारत के 9 अलग अलग भागों के, अर्थात कि 9 अलग अलग क्षेत्रों का वर्णन किया गया था मत्स्य पुराण में। कौन कौन से क्षेत्र? क्षेत्रों के नाम देख लीजिए आप। इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्णी, गर्भस्थिमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और सागर। ये 9 भाग थे भारत के प्राचीन मत्स्य पुराण के अनुसार। भारत के ये 9 भाग थे। एक एक चीज समझते चलिएगा। मध्य प्रदेश, और यहां पर पंतजलि ने क्या कहा कि इसी मध्य प्रदेश वाला जो भूभाग था इसमें आर्यव्रत, आर्य, इसको, इस क्षेत्र को आर्यव्रत कहते थे। क्यों कहते थे आर्यव्रत? क्योंकि यहां पर आर्यों का निवास था, है ना। और स्मृति ग्रंथ में क्या कहा गया था? इस आर्यव्रत का क्षेत्र बताया गया था कि आर्यव्रत कहां पर था? हिमालय और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच का जो क्षेत्र था वो आर्यव्रत था। तो तीनों को आप लोग याद रखेंगे, तीनों को याद रखेंगे, प्राचीन साहित्य के अनुसार भी याद रखेंगे, इसके अलावा पंतजलि के अनुसार भी याद रखेंगे और स्मृति ग्रंथों के अनुसार भी याद रखेंगे। इसके अलावा मत्स्य पुराण में भारत के 9 भाग बताए गए थे, 9 भाग, ठीक है ना। और भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक सेकेंड प्लीज को साफ करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों अगर हम इसको देखें, तो देखिए भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर से लंका, कश्मीर कहां पर है? कश्मीर, लंका कहां पर है? यहां। तो कश्मीर से लेकर के लंका तक की जो ये पूरी सीमा है, कश्मीर से लेकर ये लंका तक की जो पूरी सीमा है, ऊपर से पूरी नीचे तक, है ना, उत्तर से पूरे दक्षिण तक, और कश्मीर से असम तक, कश्मीर से असम तक, असम तक ये जो सीमा थी, यहां तक भारत का सही भूभाग था भौगोलिक दृष्टिकोण से। लेकिन मत्स्य पुराण में इसके अलावा और भी कुछ वर्णन मिलता है। वो वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है कि उस समय के जो लोग थे, जहां जहां तक ये व्यापार करने जाते थे, जहां जहां पर, देखिए आपको जहां जहां ये कलर दिख रहा है ना, ये जो कलर दिख रहा है सेम कलर, एक ही ब्राउन कलर जो आपको दिख रहा है पूरे ग्राफ में, जितना ये ब्राउन कलर दिख रहा है ना, ये ब्राउन कलर इसको दर्शाता है कि भारत के लोग कहां कहां तक व्यापार के लिए या अन्य कार्यों के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, है ना, संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, या अपने विभिन्न कार्यों से जिस जिस क्षेत्र में जाते थे, ये लोग उस पूरे क्षेत्र को भारत मान लेते थे, पूरे क्षेत्र को भारतवर्ष की भूमि समझ लेते थे। लेकिन ये सही नहीं था। भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन साहित्यों में ही बताया गया कि भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अर्थात कि लंका की सीमा तक, और कश्मीर से लेकर के असम तक, मतलब कि ये पूर्व की सीमा भी उन्होंने तय कर दी थी। यहां तक का जो पूरा क्षेत्र है, पूर्व की सीमा क्यों बताया गया? क्योंकि उसके आगे म्यांमार वाला क्षेत्र लग जाता है ना। और लंका की सीमा क्यों बताया गया था? क्योंकि उसके बाद तो समुद्र आ जाता है। क्लियर है? तो ये पूरी सीमा का उन्होंने वर्णन किया कि इस सीमा तक ही जो है हमारे भारतवर्ष की भूमि थी, और इसके प्रमाण भी हमें प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। और इसी कार्य को आगे बढ़ाया था आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और देश के भारत देश के चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की थी, जिसे आज हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? केदारनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। इनको आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से एक एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी।
ज्यादा विस्तार दूंगा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। बस इतना आप लोग याद रखेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के चारों कोने पर, चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की थी। नाम बताकर जा रहा हूं, केदार, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी लिखा हुआ है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारे प्राचीन भारत की दशा, और आज यहां तक आ चुके हैं कि भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा था, है ना। भारतवर्ष तक हम आ चुके थे। अब हम वर्तमान भारत की जरा बात कर लें, और इस वर्तमान भारत में भी हम अपने सभी पड़ोसी देशों की बात करेंगे, जो कि कभी पड़ोसी देश थे ही नहीं, है ना। भारतीय भूमि के ही हिस्से थे, चाहे फिर वो नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, है ना, बांग्लादेश हो, ये सब देश तो, है ना, प्राचीन साहित्य के अनुसार ये कोई देश थे ही नहीं, ये सब भारतवर्ष के ही हिस्से हुआ करते थे। क्लियर है। चलिए, लेकिन आज वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में आप देख पा रहे हैं मैप, हालांकि मैं थोड़ा सा मेरे पीछे भी छुप रहा है, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। अगर आप देखें तो भारत के, देखिए ये है आपकी उत्तर दिशा है, क्लियर है, और ये दक्षिण है। इसी प्रकार से ये आता है आपके पूर्व में, और ये आ जाएगा आपका पश्चिम, ठीक है ना। इससे याद रखेंगे आप लोग। तो अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच में कौन कौन से राष्ट्र हैं, तो यहां पर आपको 3 देश देखने को मिलेंगे। मतलब उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, 3 देश आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम पश्चिम दिशा की बात करें दोस्तों, तो पश्चिम दिशा में आपको 2 देश देखने को मिलेंगे, म्यांमार और बांग्लादेश। कौन कौन? म्यांमार और बांग्लादेश। उसी प्रकार से दक्षिण में दोस्तों हमें देखने को मिलता है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। दक्षिण में श्रीलंका। क्लियर है। इसी तरह से उत्तर और पश्चिम की इस दिशा में यहां देखने को मिलेगा आपको क्या? अफगानिस्तान। ठीक है ना, अफगानिस्तान। और अगर हम बात करें पश्चिम और दक्षिण की दिशा में, तो यहां पर ये आपको मालदीव देखने को मिलेगा, जो कि समुद्री सीमा से लगा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर एक तरफ आपको देखने को मिलेगी बंगाल की खाड़ी, जो कि दक्षिण पूर्व में आएगी, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम में आपको यहां पर अरब सागर देखने को मिलेगा, और हिंद महासागर की दोस्तों अगर हम बात करें, हिंद महासागर, तो पूरा ही दक्षिण में आपको हिंद महासागर भी देखने को मिलेगा, है ना। ये आपके पड़ोसी राज्य हैं। क्लियर। चलिए, तो वर्तमान भारत की अगर हम बात करें, जिसका आधिकारिक नाम क्या है? भारत गणराज्य नाम क्यों रखा गया? क्या मतलब है गणराज्य का? वर्तमान भारत क्या है? गणराज्य है ना। जी हाँ, गणराज्य। क्या मतलब इसका? कि भारत का जो भी राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, है ना। कौन नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा। मतलब ये निर्वाचित होकर के आएंगे, ये निर्वाचित होंगे। मतलब कि हमारा राष्ट्र अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, निर्वाचित होने वाला। दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें, दक्षिण एशिया में जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इस भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा देश है भारत, सबसे बड़ा देश है। और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है ना। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में हम 7वें नंबर पर आते हैं, याद रखिएगा। और जनसंख्या के दृष्टि से हम दूसरे नंबर पर आते हैं, चीन के बाद, है ना। दूसरे नंबर पर आते हैं। संभवतः जब भी अब कभी परिसीमन होगा ना, तो शायद हो सकता है कि अब हम जो है प्रथम नंबर पर आ जाए। जब भी जनगणना होगी, जनगणना से पता चल सकता है कि अब शायद प्रथम नंबर पर आ जाए हम, चीन को भी पछाड़ दे जनसंख्या के मामले में। बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं हम जनसंख्या के मामले में। बहुत जल्दी हम प्रथम स्थान प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है। जो मैंने आपको पड़ोसी राष्ट्रों का समझाया है, ये पूरा विस्तार से लिखा हुआ है कि भारत की किस दिशा में कौन सा राष्ट्र आता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, अब बात करेंगे, हमारा अब एक पक्ष हो जाता है कंप्लीट। अब हम फिर से हम उसी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे फिर से जो स्टोरी हमने समझी है, उस स्टोरी का छोटा सा एक रिवीजन होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे देश का नाम भारत पड़ने का असली कारण क्या है। और जो आपको ये शेर पर सवार बालक दिख रहा है, ये कौन है?
तो इन्हीं की कहानी दोस्तों हम बेसिकली पढ़कर आ चुके हैं, आगे और पढ़ने वाले हैं। और यही कहानी है राजा भरत की। क्लियर है? राजा भरत की। चलिए, जो कि भारतवर्ष के शासक थे, राजा थे। अब देखेंगे देश का भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। दोस्तों आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, जो कि एक बालक है और शेर के साथ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये शेर के मुंह खोल करके चेक कर रहे हैं कि बता बेटा तूने ब्रश किया कि नहीं किया आज सुबह, है ना। दांत चेक कर रहे हैं, ब्रश चेक कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जो प्रतिभा थी, इनका नाम ही है भरत। ये बचपन में शेरों के साथ खेला करते थे। ये इतने योग्य थे, इतने बलवान। लेकिन यहां विद्वानों के अनुसार इस बालक की दो पहचान बताई जा रही है। प्राचीन साहित्यों के अनुसार दो पहचान। वो दो पहचान क्या है, चलिए आइए देखते हैं। भारत देश का नाम भारत क्यों रखा गया, इसके पीछे की कहानी। तो भारत का नाम भारत रखने के संबंध में जो मत दिए जा रहे हैं, ये जो मत दिए गए हैं प्राचीन साहित्य में, वो अलग अलग मत है। अगर हम भगवत गीता की बात करें, श्रीमद् भगवत पुराण की बात करें, तो इस पुराण के अनुसार दोस्तों, मनु के जो वंशज रहे हैं, मनु के वंशज ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र, उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। और इन भरत को ही जो है भरत को भारतवर्ष की भूमि का राजा घोषित किया गया। उनको भारतवर्ष की भूमि पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और इसी कारण से अजाब वर्ष से अब लोग इस देश को भारतवर्ष के नाम से जानने लगे थे। इस प्रमाण को अधिक लोग पसंद करते हैं, या अधिक लोग इस पर विश्वास करते हैं। इसके बाद कुछ विद्वानों की धारणा यह भी रही है कि जिस भरत की आप चर्चा कर रहे हैं, ये ऋषभदेव के पुत्र ना होकर के ये राजा दुष्यंत के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? दुष्यंत के पुत्र थे। और इसी दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत रखा गया था। बस ये छोटा सा डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। भगवत पुराण के अनुसार ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर, और कुछ विद्वानों का कहना है कि भरत जो कि दुष्यंत के पुत्र थे, उनके नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया था। इसके अलावा कुछ मत ये भी मानते हैं कि महाभारत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा था। ये महाभारत में भारत नाम आता है, और इसी से महाभारत कहां पर हुई थी? तो भारत में हुई थी। इस अवधारणा को मान लिया गया था, और यहां से भारत का नाम भारत पड़ा। ये तीन मतों पर हमने चर्चा की है। लेकिन अधिकांश लोगों या अधिकांश विद्वानों का जो विश्वास है, जो मत है, वो प्रथम मत पर ही जाता है, श्रीमद् भागवत पुराण के मत पर ही जाता है। इनके मानने पर जाता है कि ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत रखा गया था। क्लियर है? अगर ये क्लियर है दोस्तों, तो फिर अब आगे हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, जिसमें अब हमें चर्चा करनी होगी कि भारत के जो पर्याय थे, अर्थात कि भारत के जो प्राचीन नाम रहे हैं, कौन कौन से नाम रहे हैं, वो सभी नाम दोस्तों अब आपको रटने की बारी है। जिस देश में आप रहते हो, कम से कम उस देश के नाम तो आप रट लो, वो देश के नाम तो आपको पता होना चाहिए। अगर अभी पूछूंगा आप लोगों से, तो 2 नाम तो आप बेसिकली हर कोई जानता ही है, लेकिन उसके अलावा 1-2 नाम आप और बता दोगे, इसके आगे आपके पास कोई शब्द ही नहीं हो। आइए तो फिर जानते हैं भारत के और कौन कौन से नाम थे। जिस प्यारे देश में आप रहते हैं, उसी देश के और क्या क्या नाम थे। अब सोचो ना यार, कभी अगर आपको मौका मिले, आपको पता चले आप आज काफी बड़े हो चुके हो, आप कॉलेज स्टूडेंट बन चुके हो, और आज आपको पता चले कि आपका पहले कई सारे नाम हुआ करते थे, तो एक ऐसी मतलब एक ऐसी आपकी जिज्ञासा बन जाएगी कि यार कौन कौन से नाम थे, जरा जाने उन नामों को, है ना। तो आपको यहां पर भी जिज्ञासा होना चाहिए। अगर आपको नाम पता नहीं है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए आपके अंदर नाम जानने की। आइए, भारत को भारत के अलावा और भी कुछ नामों से जाना जाता था, जैसे कि आर्यव्रत के अलावा भारत भूमि, क्या? आर्यव्रत, भारत भूमि, हिंद, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद भूमि, अजनाभ वर्ष, इंडिया, जम्बूद्वीप,
और हिमवर्ष। इस प्रकार से दोस्तों 11 नाम आपके सामने हैं। कितने? 11 नाम आपके सामने हैं। ये 11 नाम अब आपके जुबान पर रटे होना चाहिए। प्रत्येक नाम का एक आधार था, साक्ष्य आज भी मौजूद है ना, साक्ष्य आज भी मौजूद है, प्रमाण है इसके। ये 11 नाम थे भारत के प्राचीन नाम। आइए प्रत्येक नाम का मैं आप लोगों को यहां पर कुछ प्रमाण के साथ बताता हूं कि इनका नाम कैसे नामकरण हुआ था। भारत देश जो है विश्व के सबसे प्राचीनतम देशों में से एक रहा है। भारत के अलावा अन्य नामों से भी भारत को पुकारा गया है। प्राचीन साहित्य में भारतवर्ष को भरत भूमि की संज्ञा दी गई थी। प्राचीन साहित्यों में भारतवर्ष को, जो कि भरत का ही राज्य जहां पर था, जिस भूमि पर राज्य था, उनको भरत भूमि की संज्ञा दी गई थी और इसे जम्बू द्वीप का भाग माना गया था, इसीलिए इसको जम्बू द्वीप कहा गया। इसके अलावा ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा तो यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ईरानियों ने हिंदुस्तान क्यों कहा था, मैं उसका भी रीजन बता रहा हूं, आगे बताऊंगा आप लोगों को, है ना। तो ईरानियों ने हिंदुस्तान और यूनानियों ने इंडिया कहा। इसके अलावा जब भारत में आर्य आए, चूंकि आर्य हिंदू हुआ करते थे, तो आर्यों के निवास के कारण भारत को आर्यव्रत के नाम से जाने लगा। और चूंकि आर्य जो आए थे ये सिंधु नदी के किनारे पर बसे थे, जहां से सिंधु सभ्यता को, जिस नाम से हम जानते हैं सिंधु सभ्यता को, है ना, हड़प्पा सभ्यता आपने कभी सुना होगा नाम। तो सिंधु सभ्यता किसके, सिंधु नदी के आसपास ये रहते थे आर्य। तो इनकी सभ्यता के कारण इनको आर्यव्रत कहा गया और इनको सिंधु नदी के यहां रहने के कारण इनको सिंधु का अपभ्रंश होने से इनको हिंदू कहा जाने लगा। और हिंद और हिंद भूमि भारत का जो नाम पड़ा वो इन्हीं आर्यों के कारण और सिंधु नदी के पास रहने के कारण ईरानियों ने इनको यह नाम दिया। क्लियर है? सिंधु को क्लियर ना बोल पाने के कारण सिंधु को सिंध और सिंध को हिंद बोलने लगे और हिंद से हिंदू भूमि बन गई। इस प्रकार से हिंद और हिंद भूमि नामकरण हुआ भारत का, प्राचीन भारत। इसके अलावा जम्बू द्वीप में स्थित होने के कारण इसे जम्बू द्वीप कहा जाने लगा। इसके साथ ही भारतवर्ष, हिमवर्ष, अजाव वर्ष, ये भी हमें श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से ये नाम हमको प्राप्त होते हैं, जो हम बेहतर तरीके से और पूरे विस्तार से पढ़ चुके, समझ चुके। भारत के उक्त पर्याय आज भी विभिन्न रूपों में, विभिन्न संदर्भों में इनका प्रयोग किया जा रहा है। प्राचीन साहित्य और इतिहास के जो लेखक रहे हैं, जो पाठक रहे हैं, जो सांस्कृतिक चिंतक रहे हैं, आज भी भारत का नाम भारतवर्ष, आर्यव्रत, भरत भूमि, हिंदुस्तान, हिंद आदि से संबोधित करते हैं। इसी रूप में दोस्तों भारत के उक्त सभी पर्यायों की सार्थकता के प्रमाण आज भी विद्यमान है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के साथ ही उसके पर्यायों की भी शाश्वतता आज भी विद्यमान है। इस प्रकार से आज का सेशन दोस्तों हमारा होता है कंप्लीट। आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगले सेशन में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इसी तरीके से विस्तार पूर्वक। और जो हमारी विस्तार, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, जब हम एमसीक्यू क्लासेस ले रहे तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे विस्तार जो सेशन चलते हैं, विस्तार पूर्वक जो सेशन चलते हैं, फुल डिटेल जो क्लासेस चलती है, उसमें आपको एक एक पक्ष पर पूरे विस्तार से डिस्कशन करने को मिलेगा। और यही है हमारे विस्तार फुल डिटेल सेशन, है ना। इनकी नोट्स भी आपको प्रत्येक टॉपिक पर आपको इसी प्रकार का डिस्कशन मिलेगा। मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ में, इसी के सेकंड टॉपिक के साथ में। दोस्तों जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट कर चुके हैं। टेलीग्राम पर भी हमारा काफी लंबे समय से ग्रुप बना हुआ है, लोधाजी क्लासेस नाम से, आप यहां देख पा रहे हैं। टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप का नाम है लोधाजी क्लासेस। टेलीग्राम पर सर्च करके आप उसको आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है। व्हाट्सएप पर भी बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, वहां से आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, जल्दी अगले सेशन में मिलेंगे। और सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि जो भी फर्स्ट ईयर के अलावा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, वो भी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। सेशन आप लोगों के भी कंटिन्यू होंगे। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।